हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नदी के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियां। इस टॉपिक से संबंधी यह तीसरा वीडियो है और कुल 4 वीडियो बनाए गए हैं। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए इसके 4 वीडियो बनाए गए हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके चारों वीडियो आप जो है वो अवश्य देखें, क्योंकि चारों वीडियो देखने से ही आपको कुछ समझ में जो है वो आएगा। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से नदियां जो है आगे की ओर बढ़ती हैं और उनसे कौन कौन सी स्थलाकृतियों का जो निर्माण है वो होता है। और ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं नदी का जो निक्षेपण कार्य है, जो डिपोजिशन वर्क है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले के कुछ जो बिंदु थे उनकी चर्चा हमने पहले के दोनों वीडियो में की है। निक्षेपण के कारण क्या क्या हैं, कि किस प्रकार से नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो उसके अंदर जो साथ में चल रहे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी आदि है, उनका जमाव किस के कारण क्या है। तो पहला है नदी का जो वेग है उसमें कमी हो जाती है, यानी कि नदी जिस स्पीड से बहती है उसकी जो स्पीड है या गति है, वेग है, वो कम हो जाता है। और वेग के कम होने कारण क्या है, नदी के जल मार्ग ढाल में कमी होती है, यानी कि जिस ढाल में स्लोप में नदी बह रही थी उस स्लोप में ढाल में अब कमी हो गई है। नदी के जल में अत्यधिक विस्तार हो जाता है, यानी कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। और नदी के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो बाधाएं हैं वो नदी के रास्ते में आती हैं। और इसी में है नदी के जल का जो आयतन है उसमें भी धीरे धीरे कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो निक्षेप जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अगला बिंदु है नदी में बोझ तथा अवसाद के भार में भी वृद्धि होने से भी जो है निक्षेपण का जो काम है वो हो जाता है। अब हम देखेंगे नदी के निक्षेपात्मक यानी कि जमाव से कौन कौन से स्थल रूप जो है वो बनते हैं। पहला है जलोढ़ पंख या एलुवियल फेंस, दूसरा है जलोढ़ शंकु या एलुवियल कॉन्स, तीसरा है बालू का पुलीन या बालू का तट सैंड बैंक, नेक्स्ट है प्राकृतिक तटबंध या प्राकृतिक बांध, अगला है बाढ़ का मैदान और डेल्टा। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख सरिता द्वारा या नदी द्वारा रचनात्मक स्थल रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो जलोढ़ पंख है ये नदी के रचनात्मक स्थल रूपों में सबसे महत्वपूर्ण एक स्थलाकृति होती है तथा नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का ये परिचयक होती है, यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो तरुणावस्था की अंतिम अवस्था में और प्रौढ़ावस्था की प्रथम अवस्था में इसका जो निर्माण है वो होता है। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उनके मार्ग में अचानक कमी आ जाती है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार पद के पास जो वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति में कमी हो जाने के कारण इन पदार्थों का परिवहन जो वो नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार के रूप में पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। और जो आगे इसमें बताया गया है जलोढ़ पंख वास्तव में जलोढ़ शंकु ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि शंकु की अपेक्षा पंख का जो ढाल है वो एकदम से मंद होता है। अधिक ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण उस समय होता है जबकि पर्वतीय ढाल जिससे होकर नदी उतरती है अधिक होता है, ताकि मलबा अधिक दूर तक फैलकर सीमित क्षेत्र में ही एकत्रित हो जाए। इसके निर्माण के लिए जल की कमी तथा अधिक मलबे की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत पंख की रचना उस समय होती है जबकि पर्वतीय ढाल अधिक तीव्र नहीं, यानी कि ढाल जो है वो कम हो, स्लोप जो वो कम हो, जल की मात्रा मलबे की अपेक्षा अधिक, यानी कि पानी का जो क्वांटिटी है वो उसके अंदर घुला हुआ जो मलबा उससे अधिक हो। ऐसी परिस्थिति में मलबा दूर तक फैलकर अर्धव्यास रूप धारण जो है वो कर लेता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं इस स्लाइड में कि किस प्रकार से जलोढ़ शंकु है वो निर्मित होने के बाद में उसकी शेप जो है वो किस प्रकार की दिखलाई देती है। जलोढ़ पंख की चोटी या शीर्ष
हेड ऑफ अपेक्स फैन के पास नदी कई शाखाओं में विभाजित जो हो जाती है तथा कुछ दूरी के बाद यह पंख की बजरी यानी ग्रेवल में लुप्त हो जाती है तथा कई किलोमीटर की दूरी पर निचले ढाल पर जल स्रोत या स्प्रिंग या झरने के रूप में वापस प्रकट होती है। इस प्रकार की नदी को गुम्फित रिवर या ब्रेडेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जैसे ही शीर्ष के बाद में आगे की ओर जो ग्रेवल बजरी होती है उसके अंदर पानी जो है वो चला जाता है, यानी कि नदी का जो बहाव है उसके अंदर कई किलोमीटर तक चलता है और बाद में ये कहीं और जाके निचले ढाल पे जल स्रोत के रूप में बाहर की ओर निकलता है। इस प्रकार की नदी को जो है गुम्फित नदी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ पंख में सने सने विस्तार तथा विकास जो वो होता रहता है। यह विकास दो रूपों में होता है। प्रथम रूप में पंख का क्षेत्रीय विस्तार होता है और द्वितीय रूप में लगातार मलबा के ऊपर मलबा के निक्षेप के कारण पंख की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है तथा पंख के ढाल में वृद्धि भी होती जाती है। अंततः ढाल में अधिक वृद्धि होने पर पंख जलोढ़ शंकु में बदल जाता है। यानी कि जो जलोढ़ पंख है उसी का आकार जो है विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और उसको बाद में जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि जो जलोढ़ शंकु की जो आकृति है वो किस प्रकार की दिखलाई देती है। यहाँ पर ये गुम्फित रिवर का स्लाइड में दिखाया गया है कि किस प्रकार से नदी जो है पहले ग्रेवल या बजरी में छिप जाती है और बाद में आगे जाके वो निकल जाती है। पर्वतीय ढालों के निचले भागों पर कई नदियों तथा नालों द्वारा अलग अलग पंखों का निर्माण होता है तथा इन पंखों में पार्श्ववर्ती विस्तार होने से एक से अधिक पंख मिल जाते हैं तथा एक विस्तृत पंख का निर्माण जो वो हो जाता है। यानी कि नदी के जो पर्वतीय ढाल है उनमें कई नदियां और नालों आपस में अलग अलग पंख का निर्माण करते हैं और इनका जो पंख है इनका जो विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और एक बहुत बड़े विस्तृत पंख का जो पंख का निर्माण हो जाता है जिसे संयुक्त जलोढ़ पंख या कंपाउंड एल्यूवियल के नाम से जाना जाता है। इन पंखों के मिलने से एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है जिसे गिरिपदीय जलोढ़ मैदान या पेडिमोंट एल्यूवियल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो गिरिपद जलोढ़ मैदान है उसका जो व्यू है वो किस प्रकार का दिखलाई देता है। नेक्स्ट है तटबंध या लेवीज। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को जो कि कम ऊंचाई वाले कटक या लो रिजेस के समान होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। यानी कि नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी का जमाव हो जाता है और ये क्या है उनकी ऊंचाई जो है वो कम होती है और संकरे होते हैं। एक तरह से ये लो रिजेस के समान होते हैं जिनको तटबंध के नाम से जानते हैं। चूंकि ये बंध प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा भी होती है, अतः इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज के नाम से भी जाना जाता है। चीन की जो वांगो रिवर है, येलो रिवर है, नदी तल में लोयस की पीली मिट्टी का जमाव करती है। तटबंध के टूट जाने पर प्राय भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसी कारण से वांगो को चीन का शोक जो है सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। यहाँ पर ये दिखलाया गया है तटबंध की स्थिति की किस प्रकार से नदी के जो दोनों ओर जो है वो मिट्टी का जमाव जो है वो हो जाता है जिसे लेवीज या तटबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसमें चीन की जो वांगो रिवर है उसका फ्लो जो है वो दिखलाया गया है कि किस प्रकार से लंबे चौड़े भाग में ये बहती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इसी के साथ में ये जो इस टॉपिक में तीसरा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। इसका आगे का वीडियो देखने के लिए इसका जो पार्ट 4 है उसको अवश्य देखें। टॉपिक को और अधिक समझने के लिए आप इनमें से किसी बुक की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पीडीएफ में इसके नोट्स चाहिए तो यहाँ पर एक ये गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुकलो ऐप। यहाँ से आप सारे पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।